नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से केरल में विभिन्न ऊर्जा और शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया में चिकित्सा की आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा का प्रस्ताव दिया है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी से सोमवार को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने को कहा। चीन ने पहली बार माना गलवान घाटी की झड़पों में उसके सैनिक मारे गए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों की टिप्पणी खारिज की। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौ संचालन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 5वां रोवर परसीवेरेंस सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पुरुष डबल्स के मुकाबले जारी। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे 320 किलोवाट पुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एक वोल्ट सोर्स कन्वर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट है। हमारी केरल संवाददाता ने बताया है कि ये अत्याधुनिक VSC तकनीक युक्त भारत का पहला HVDC लिंक है। 5,070 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के जरिए पश्चिमी क्षेत्र से 2,000 मेगावाट बिजली के पारेषण की सुविधा मिलेगी। इससे केरल के लोगों की बिजली की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 50 मेगावाट क्षमता की कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। 94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना तिरुवनंतपुरम नगर निगम को स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जा रही हैं। आपातकालीन स्थितियों में ये समन्वित कार्रवाई के साझा केंद्र के रूप में काम करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में स्मार्ट रोड्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना 427 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से आरंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री अरुविक्कारा में एक जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस संयंत्र से तिरुवनंतपुरम में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। केरल से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती के रेक्टर जगदीप धनखड़ के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समारोह में कुल 2,535 विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। देश का ये सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। श्री मोदी कल असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना के शुभारंभ के बाद जनसभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए बोल रहे थे। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाश की हमनवर अर्थ, यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेल जोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाल ही में इस दिशा में
तेजी से प्रगति हुई है। श्री मोदी ने कहा कि पुल के निर्माण से माजुली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। मजुली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार को विकास कार्यक्रम नहीं करने देती। दक्षिण 24 परगना के नामखाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ दिए जाएंगे। गृहमंत्री ने इससे पहले गंगासागर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पर्यटन से संबंधित सभी केंद्रीय योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गंगासागर मेला को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि गंगासागर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब बंगाल से गंगासागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करेंगे। श्री शाह ने बंगाल में गंगोत्री से गंगासागर तक नमामि गंगा परियोजना का रोका गया काम पूरा किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस महीने की 22 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को उसी दिन सदन में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने को कहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर मानवाधिकार परिषद की ओर से अल्पसंख्यक मुद्दे और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर प्रेस को जारी बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत का मानना है कि इस मुद्दे पर विशेष दूतों को तत्काल निष्कर्ष निकालने से पहले बेहतर और उचित समझ विकसित करनी चाहिए। अल्पसंख्यक मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका के विशेष दूत फर्नांड डी वॉलनेस की ओर से जारी बयान का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनके बयान इस तथ्य से मेल नहीं खाते कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 5 अगस्त 2019 को इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का फैसला देश की संसद ने किया था। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी भेदभाव की व्यवस्था का अंत करने के उद्देश्य से भारत ने जो कदम उठाए हैं उससे इन विशेष दूतों के बयान मेल नहीं खाते। लोकतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए जमीनी स्तर पर जिला विकास परिषद के स्थानीय चुनाव बेहतर ढंग से संचालित कराए गए, जिससे स्थानीय स्तर पर सुशासन सुनिश्चित हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह प्रदेश में लागू किए गए मौजूदा कानून के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इससे देश के अन्य नागरिकों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समान अधिकार मिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जनसांख्यिकी में बदलाव से संबंधित आशंकाओं का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी मूल निवास प्रमाण पत्र के दायरे में वहां की बड़ी जनसंख्या आती है। प्रदेश के निवास प्रमाण धारकों की संख्या बताती है कि इन दूतों की आशंकाएं बेबुनियाद हैं। इस महीने की 10 तारीख को 2 विशेष दूतों ने भारतीय अधिकारियों के साथ एक प्रश्नावली साझा की थी। प्रवक्ता ने बताया कि मानवाधिकार परिषद के दूतों ने जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही मीडिया को गलत अवधारणा के आधार पर अपने विचार जारी कर दिए। प्रवक्ता ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये बयान ऐसे समय में जानबूझकर जारी किए गए जब विशेष दूतों के इस समूह को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोस के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने कल कोविड प्रबंधन पर 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। From the very beginning, we all made this challenge with a coordinated response. In March last year, we were the first to come together for recognizing the threat and committing to fight it together.
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही है। Spirit of collaboration is a valuable takeaway from this pandemic. Through our openness and determination, we have managed to achieve one of the lowest fatality rates in the world. Today, the hopes of our region and the world are focused on rapid deployment of vaccines. In this too, we must maintain the same cooperative and collaborative spirit. पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एम्बुलेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए। Over the past year, our health cooperation has already achieved so much. Can we now think of raising our ambition further? Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies? Can we create a regional platform for collating, compiling and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? भारत में कल कोविड-19 प्रबंधन अनुभव, अच्छी परिपाटियां और भविष्य की राह विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि कार्यशाला में पाकिस्तान सहित सभी देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रधानमंत्री के प्रमुख प्रस्तावों में चिकित्सा पेशेवरों के लिए विशेष वीजा और विशेष हवाई एम्बुलेंस की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली महामारियों के पूर्वानुमान के अध्ययन के लिए एक विशेष क्षेत्रीय मंच तैयार किया जा सकता है। श्री मोदी ने महामारी विज्ञान आधारित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार करने का भी आह्वान किया। सभी देशों, विशेष रूप से टीके प्राप्त करने वाले देशों ने भारत और प्रधानमंत्री का टीकों की आपूर्ति के लिए आभार व्यक्त किया। इन देशों ने विभिन्न दवाइयों, उपकरणों और प्रशिक्षण के लिए भी धन्यवाद दिया। सभी देश इस महामारी का मुकाबला करने के लिए सहयोग पर सहमत हुए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से केरल में विभिन्न ऊर्जा और शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया में चिकित्सा की आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा का प्रस्ताव दिया है। पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी से सोमवार को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने को कहा है। चीन ने पहली बार माना कि गलवान घाटी की झड़पों में उसके सैनिक मारे गए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों की टिप्पणी खारिज की। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौ संचालन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 5वां रोवर परसीवेरेंस सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के मुकाबले जारी। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मुंबई और राज्य के अन्य भागों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अमरावती जिले के 4 शहरी क्षेत्रों और 3 तालुकाओं तथा अकोला और यवतमाल जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। एक रिपोर्ट। बीएमसी ने बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन इमारतों को सील करना शामिल है जहां बीमारी के 5 से अधिक मामले पाए जाते हैं। इसके अलावा उन लोगों के हाथों पर मोहर लगाए जाएंगे जो घरेलू संगरोध पर है। दिशा निर्देश में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मार्शल की तैनाती का भी आदेश जारी किया गया है। दूसरी ओर अमरावती में आज रात से सोमवार सुबह तक तालाबंदी की घोषणा की गई है। यवतमाल जिले में दुकानों को केवल सुबह 8 से शाम 8 बजे तक
संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच वाशिम जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि उन दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। इस बीच अकोला जिले में प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू और अन्य दिनों में आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध भी जारी किया है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच के साथ साथ टीकाकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां कोविड के 3 करोड़ से भी अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल एक दिन में 1,20,384 कोविड जांच की गई और अब तक राज्य में 3,37,025 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 81 नए मामले सामने आए और इस दौरान 181 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हुए। अब तक 5,91,194 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 98.12% हो गई है। श्री प्रसाद ने बताया कि कल फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड की खुराक दी गई। आज छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड सरकार ने राज्य में 1 मार्च से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल तथा खेल स्टेडियम खोलने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल देर शाम राज्य आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मार्च से माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। झारखंड में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, सामुदायिक हॉल और पार्क भी खोले जाएंगे। स्टेडियम और स्विमिंग पूल को केवल खिलाड़ियों के लिए फिर से खोला जाएगा। श्री सोरेन ने राज्य में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर कोविड के नमूना संग्रह और परीक्षण को तेज करने और बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने से पहले सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। गुजरात में कल 263 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 270 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,297 हो गई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.71% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में अब तक 2,60,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, राजकोट जैसे प्रमुख शहरों में सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 15 से अधिक जिलों में कल 10 से भी कम ताजा मामले सामने आए। राज्य में अभी 1600 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच राज्य में अब तक चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत 8,08,000 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य भर में 335 टीकाकरण केंद्रों पर कल 3,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगवाए गए। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में कल कोविड के 406 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 306 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए। इस बीच राज्य में कल 15,786 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके लगाए गए। अब तक 5,83,206 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड के कुल मामलों की संख्या 29,223 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 28,769 है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में 11,987 लोग कोविड से ठीक हुए। अब तक 1,06,56,845 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 94,22,228 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे।
श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारतीय सेना के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प में उसके 5 सैनिक मारे गए। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इससे पहले चीन ने अपने सैनिकों के हताहत होने की जानकारी नहीं दी थी। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया है कि चीन के केंद्रीय सैन्य कमीशन ने इस संघर्ष में मारे गए 5 सैनिकों के नामों को उजागर किया है। ये सैनिक काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 5वां रोवर परसीवेरेंस सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया है। इस रोवर ने जोखिम भरे लैंडिंग चरण को सफलतापूर्वक पार करने के बाद मंगल की सतह को छू लिया। 6 पहियों वाला ये रोवर अगले 2 साल तक मंगल की सतह पर मौजूद चट्टानों का परीक्षण कर जीवन के प्रमाणों की तलाश करेगा। 1 टन भार वाला ये रोवर 7 फीट लंबी रोबोटिक आर्म से लैस है। वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए इसमें 19 कैमरे, 2 माइक्रोफोन और अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। इसमें लेजर स्पेक्ट्रोमीटर भी है, जिससे ऊर्जा के विभिन्न तरंगों का उपयोग करके चट्टानों की जांच की जा सकेगी। ये रोवर करीब 30 चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करके 2030 के दशक में किसी समय प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर भेजेगा। क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आयोजित क्वाड देशों के तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में शामिल विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के संबंध में एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक लोकतंत्र, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज के रूप में अपनी साझा विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने माना कि दुनिया में हो रहे बदलावों को देखते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट 2021-22 पर विशेष श्रृंखला में आज हम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए बजट में की गई घोषणाओं के बारे में बता रहे हैं। सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए बजट में 2,785 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि देश में युवाओं के प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए कुल बजटीय प्रावधान में से सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2,505 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत कौशल विकास के लिए 1,600 करोड़ रुपए और अप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षण के लिए 340 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से देश में प्रमाणित कार्यबल की तैनाती के लिए कौशल योग्यता, मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु साझेदारी की एक पहल चल रही है। भारत और जापान के बीच एक सहयोगी इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जारी है। केंद्र सरकार भविष्य में कई और देशों के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने को इच्छुक है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन राजीव राम और जो सेलिसबरी की जोड़ी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के जेमी मरे और ब्रूनो सुआरेस की जोड़ी से चल रहा है। बाद में ग्रीस के स्टेफानोस सितिसिपास और रूस के डेनियल मेदवेदेव के बीच पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को 6-3, 6-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। खिताबी मुकाबला नाओमी ओसाका और अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी के बीच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद प्रियंका। कोरोना टीकाकरण में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर, जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों की प्रमुख खबर है। पत्र लिखता है, देश भर में 94 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगे टीके। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के रेल रोको आंदोलन की खबरों पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक जागरण का कहना है, कारगर रही रेलवे की रणनीति, स्टेशनों पर रोक ली ट्रेनें।
कई जगह हुए प्रदर्शन पर कहीं अप्रिय घटना नहीं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बाद रेजांग ला से भी हट रही चीन की सेना। दैनिक भास्कर ने बताया, लद्दाख में ऊंचाई वाले अभियानों के लिए 9 वज्र तोपें तैनात, सेना ऊंचे इलाकों में दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। सूरत के पास हजीरा में बन रही हैं 9 वज्र तोपें। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का केस बंद। न्यायालय ने कहा, फंसाने की साजिश होगी, ये मनाने के ठोस कारण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से केरल में विभिन्न ऊर्जा और शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया में चिकित्सा की आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा का प्रस्ताव दिया है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी से सोमवार को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने को कहा। चीन ने पहली बार माना, गलवान घाटी की झड़पों में उसके सैनिक मारे गए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों की टिप्पणी खारिज की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।